जापानी वाहन निर्माता कंपनियों होंडा और निसान ने मिलकर काम करने की योजना की घोषणा की है। होंडा और निसान ने सोमवार को घोषणा की कि वे संभावित विलय पर बातचीत के लिए औपचारिक रूप से सहमत हो गए हैं। जहां दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रही है, वहीं होंडा के सीईओ का दावा है कि कंपनी के पास एक नया इंजन है जो पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में क्रांति ला सकता है। होंडा ने साइकिलों में इंजन लगाकर शुरुआत की थी, लेकिन आज यह दुनिया की सबसे बड़ी इंजन निर्माता कंपनी है। दशकों से होंडा ने मशीनें बनाने से कहीं ज्यादा किया है। इसने क्रांतियां शुरू की हैं और एक तरह की शरारती प्रतिभा के साथ उम्मीदों को धता बताया है। तय अब वे प्रभावशाली से भी आगे बढ़कर हाइब्रिड बिजली और हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या इस इंजन में वाकई वो सब कुछ है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मात दे सके? क्या यह ऑटोमोबाइल उद्योग में नवाचार के एक नए युग की शुरुआत है? बने रहिए, क्योंकि आप जो जानने वाले हैं वो आपको हैरान कर देगा। क्या हो अगर होंडा एक ऐसा इंजन बना ले जिसे पेट्रोल की जरूरत ना हो, चार्ज करने की जरूरत ना हो और शायद इलेक्ट्रिक कारों से भी बेहतर हो। होंडा की नवाचार की विरासत, होंडा के हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन इंजन में अभिनव बदलाव पर चर्चा करने से पहले हमें कंपनी की शुरुआत के बारे में जानना होगा। कहा जा सकता है कि होंडा की शुरुआत धूल में हुई थी। बर्बाद जापान के कोनों में कबाड़ की धातुएं खड़खड़ा रही थीं और उस युद्ध का धुआं अभी भी उठ रहा था जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। यह 1946 का समय था और दुनिया नवाचार की नहीं बल्कि अस्तित्व की मांग कर रही थी। लेकिन सोइचिरो होंडा टूटी हुई चीजों को सिर्फ जोड़ने वाले इंसान नहीं थे। वो उस तरह के इंसान थे जो बचे हुए जनरेटर इंजन, कुछ साइकिल के फ्रेम जैसी चीजों को लेकर कुछ अद्भुत और शानदार बस सड़क पर चलने लायक बना देते थे। वो सुंदर तो नहीं था, लेकिन हिलता डुलता था और ऐसी जगह जहां गति उम्मीद की तरह लगती थी। इसका कुछ मतलब था। वह छोटी सी मशीन, वह मोटर चालित साइकिल जो बजरी उछालती और लोगों को आकर्षित करती थी, होंडा मोटर कंपनी बनने वाली कंपनी की पहली धड़कन थी। 1948 तक अपने साथी ताकेओ फुजिसावा के साथ हिसाब किताब रखते हुए और बाजारों का जायजा लेते हुए सोइचिरो होंडा ने अपने पिछवाड़े के वर्कशॉप को एक कंपनी में बदल दिया। यह कोई साधारण कंपनी नहीं थी। यह महत्वाकांक्षा, मजबूत इरादों और उस तरह की यांत्रिक जिज्ञासा पर चलती थी जो किसी व्यक्ति को रात में केरोसिन लैंप की रोशनी में इंजन का डिजाइन बनाने के लिए जगाए रखती है। 1949 में उन्होंने ड्रीम डी टाइप मोटरसाइकिल बनाई। 1950 के दशक तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी बन चुकी थी। लेकिन सड़क अब भी पुकार रही थी, पहले से कहीं ज्यादा जोर से। आजादी के लिए दो पहिए ठीक थे, लेकिन जब बात चार पहियों की आई तो वह एक क्रांति थी। इसलिए 1963 में होंडा ने टी 360 मिनी ट्रक और एस 500 स्पोर्ट्स कार बाजार में उतारी। ये कारें छोटी, कुशल, चंचल और एक तरह की स्प्रिंग लोडेड ऊर्जा से भरी थीं। अपने तेज इंजन और मोटरसाइकिल के जोश के साथ एस 500 जापान की बढ़ती कार संस्कृति के लिए सीधे सीने में एड्रेनालाइन के इंजेक्शन की तरह थी। फिर 1970 का दशक आया और तेल संकट शुरू हो गया। पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही थीं। अमेरिकी कारें केक पार्टी में भाईचारे के लड़कों की तरह ईंधन की गटक रही थीं और सरकार अचानक उत्सर्जन के मुद्दे पर सबके गले में दम कर रही थी। ज्यादातर कार निर्माता कंपनियों ने टाल मटोल की अधूरे उपायों पर काम किया और सस्ते बैंड एड लगाए, लेकिन होंडा ने कुछ ऐसा पेश किया जो विज्ञान कथा जैसा लग रहा था। 1972 में उन्होंने CAVA CC इंजन पेश किया। यह ज्यादा साफ जलता था, से ज्यादा सुचारू रूप से चलता था
और अमेरिकी उत्सर्जन कानूनों के अनुरूप इसे कैटालिटिक कन्वर्टर की जरूरत नहीं थी। उस इंजन से चलने वाली 1975 की होंडा सिविक डेट्रॉयट के खांसते डायनासोरों को पीछे छोड़ते हुए उन अमेरिकी ड्राइवरों के दिलों में बस गई जो ऐसी कार की तलाश में थे जो न तो बैंक को नुकसान पहुंचाए और न ही दुनिया को। सिविक सिर्फ एक कार नहीं थी, इसने साबित किया कि आप स्मार्ट, चुस्त, भरोसेमंद और मजेदार भी हो सकते हैं। लेकिन होंडा यहीं नहीं रुकी। 1989 में उन्होंने वीटेक नाम से एक अनोखी और अद्भुत कार पेश की। इसका मतलब था वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग और लिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। लेकिन आपको बस इतना जानना था कि इससे ऐसे इंजन बनते थे जो जेकिल और हाइड जैसे लगते थे, कम आरपीएम पर शांत और स्थिर, और पैडल दबाते ही भयंकर और उग्र। 5000 आरपीएम से ऊपर इंजन मानो मानो किसी दूसरी आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया हो, मानो उसमें जान आ गई हो। यह एक जादुई कार थी और इसने साधारण होंडा कारों को एक कल्ट क्लासिक कार में बदल दिया। ट्यूनर और स्ट्रीट रेसर इस पर ध्यान देने लगे। अचानक होंडा सिविक कारें पिछली सड़कों पर छाने लगीं और वीकेंड पर अपनी दोगुनी कीमत वाली कारों को शर्मिंदा करने लगीं। और फिर NSX आई। 1990 में होंडा ने एक ऐसी सुपरकार लॉन्च की जिसे अपनी पहचान साबित करने के लिए किसी यूरोपीय बैज की जरूरत नहीं थी। एल्यूमिनियम बॉडी मिड माउंटेड V6 और एयरटन सेना की मदद से ट्यून किए गए सस्पेंशन के साथ NSX ने फेरारी को चौंका दिया। यह नीची, दुबली, पतली और बेहद सटीक थी, लेकिन उससे भी बढ़कर यह विश्वसनीय थी। आप इसे इंजन के खराब होने या गियरबॉक्स के खराब होने के डर के बिना चला सकते थे। यह एक सुपरकार से जो अपेक्षित नहीं था वह सब कुछ था, और इससे भी बेहतर। अपने बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद होंडा ने व्यापक दृष्टिकोण को नजरअंदाज नहीं किया। वे जानते थे कि भविष्य सिर्फ गति का नहीं बल्कि हमेशा की तरह अस्तित्व का सवाल है। इसलिए 1999 में जब सड़कों पर SUV का बोलबाला था और पेट्रोल पानी की तरह बह रहा था, होंडा ने इनसाइट लॉन्च किया। एक अजीबोगरीब अंतरिक्ष यान के आकार की 2 सीटों वाली कार जो एक छोटे इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर से चलती थी। यह अमेरिका में बिकने वाली पहली हाइब्रिड कार थी। जहां टोयोटा की प्रियस सुर्खियों में छाई रही, वहीं होंडा की इनसाइट असली अग्रणी साबित हुई, जिसने 1 गैलन में 70 मील से ज्यादा की माइलेज हासिल की और दुनिया को दिखाया कि दक्षता सिर्फ उम्मीद से नहीं बल्कि इंजीनियर की जा सकती है। लेकिन जहां दूसरी कंपनियां अपने विज्ञापनों पर हरे रंग के लेबल चिपका रही थीं, वहीं होंडा चुपचाप उससे भी ज्यादा अनोखे तरीके से हाइड्रोजन पर काम कर रही थी। 2002 में उन्होंने FCX पेश किया, एक ईंधन सेल कार जो सिर्फ जलवाष्प उत्सर्जित करती थी। 2008 तक उनके पास FCX क्लैरिटी थी, जो सीमित संख्या में उपलब्ध थी, लेकिन यह देखने और चलाने में बिल्कुल असली कार जैसी थी। और जब वे स्वच्छ ईंधन पर काम कर रहे थे तो वे रोबोट भी बना रहे थे, चलने, बोलने और हाव भाव करने वाले रोबोट। 2000 में पहली बार सामने आया सिमो सीढ़ियां चढ़ सकता था, ट्रे उठा सकता था और स्पेस सूट पहने एक छोटे अंतरिक्ष यात्री की तरह हाथ हिला सकता था। फिर 2010 का दशक आया और हर कोई इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में कूद पड़ा। टेस्ला का उदय हो रहा था। पुरानी कार निर्माता कंपनियां भी उसे टक्कर देने के लिए संघर्ष कर रही थीं और होंडा चुपचाप बैठी रही। उन्होंने अपनी हाइब्रिड कारों में सुधार किया, इलेक्ट्रिक कारों में कामे हाथ आजमाया, लेकिन सुर्खियां बटोरने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने इंतजार किया, योजनाएं बनाई, साझेदारियां बनाई और फिर 2023 आ गया। होंडा ने जनरल मोटर्स के साथ मिलकर हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणालियों में एक गंभीर कदम उठाने की घोषणा की। उसी वर्ष उन्होंने 2024 CR-V की घोषणा की, जो एक प्लग इन हाइब्रिड है जो बिजली
और हाइड्रोजन दोनों पर चलती है। अब यह इंजन स्पष्ट रूप से अभिनव है, लेकिन आखिर किस बात ने होंडा को आंशिक रूप से हाइड्रोजन से चलने वाला इंजन बनाने पर विचार करने के लिए प्रेरित किया? देखते रहिए, क्योंकि आप इस वीडियो का अगला भाग देखना नहीं चाहेंगे। होंडा हाइड्रोजन आधारित वाहनों पर विचार क्यों कर रही है? इलेक्ट्रिक वाहन आधुनिक ऑटोमोटिव नवाचार का चेहरा बन गए हैं और दुनिया भर की सरकारों से नीतिगत समर्थन के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की सीमाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, और इसके पीछे अच्छे कारण भी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन कई लाभ प्रदान करते हैं, जैसे शांत ड्राइविंग और कम टेलपाइप उत्सर्जन से लेकर कम परिचालन लागत तक। हालांकि इस इलेक्ट्रिक क्रांति के पीछे कुछ चुनौतियां छिपी हैं, जिन्हें कुछ निर्माताओं के लिए नजरअंदाज करना मुश्किल है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन अपने गैसोलीन समकक्षों की तुलना में निर्विवाद रूप से स्वच्छ हैं, फिर भी इनमें कुछ सीमाएं हैं जो अभी भी बड़ी बाधाएं खड़ी करती हैं। सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है समय के साथ बैटरियों का क्षरण। बैटरियां प्रत्येक चार्ज चक्र के साथ अपनी क्षमता खो देती हैं, जिसका अर्थ है कि कार की उम्र बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की ड्राइविंग रेंज कम होती जाती है। यह समस्या इलेक्ट्रिक वाहनों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता को लेकर चिंताएं पैदा करती है, खासकर जब ड्राइवरों को उनके प्रदर्शन में कमी नजर आने लगती है। एक और बड़ी कमी कोबाल्ट, लिथियम और निकल जैसी दुर्लभ मृदा धातुओं पर निर्भरता है, जो बैटरियों के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। इन धातुओं के खनन ने भारी पर्यावरणीय और नैतिक चिंताएं पैदा की हैं, जिनमें खनन के दौरान उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से लेकर अक्सर खनन प्रक्रियाओं के साथ होने वाले मानवाधिकारों के हनन तक शामिल हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ती है, इन संसाधनों पर दबाव भी बढ़ता है, जिससे पूरे ईवी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पर सवाल उठते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। कई संभावित इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात रेंज की चिंता है। चार्जिंग स्टेशनों की बढ़ती संख्या के बावजूद इलेक्ट्रिक कारों में लंबी यात्राएं अभी भी तनावपूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि ड्राइवरों को चार्जिंग स्टॉप की सावधानीपूर्वक योजना बनानी पड़ती है और कभी-कभी पूरी तरह चार्ज होने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। फास्ट चार्जिंग स्टेशनों में सुधार हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि पेट्रोल से चलने वाले वाहनों में ईंधन भरने की गति की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अभी भी धीमी है। टैक्स क्रेडिट जैसे प्रोत्साहनों के बावजूद इलेक्ट्रिक वाहनों की ऊंची शुरुआती लागत कई उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी बाधा बनी हुई है। इसके अलावा सरकारी प्रोत्साहनों के बावजूद इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत अभी भी ऊंची बनी हुई है। हालांकि कुछ मॉडल ज्यादा किफायती होते जा रहे हैं, लेकिन बैटरियों की कीमत, जो वाहनों की लागत का एक बड़ा हिस्सा होती है, ने इलेक्ट्रिक कारों को कई लोगों की पहुंच से बाहर रखा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर व्यापक बदलाव को सहारा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे पर अभी भी काम चल रहा है। कुछ क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन बहुत कम है और दूर दूर तक नहीं है, और तेज चार्जिंग की बढ़ती मांग मौजूदा प्रणालियों पर भारी पड़ सकती है। बैटरी का क्षरण, दुर्लभ धातुओं पर निर्भरता, धीमी चार्जिंग और उच्च लागत जैसी ये सीमाएं वे समस्याएं हैं जिन्हें होंडा इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य के लिए संभावित बाधाओं के रूप में देखती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों के खिलाफ है, बल्कि यह इससे कोसों दूर है। लेकिन होंडा का मानना है कि आगे बढ़ने का एक बेहतर तरीका है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के सामने आने वाली कई कमियों को दूर करता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन का अनुसरण करने के बजाय होंडा ने हाइड्रोजन में निवेश करने का फैसला किया है, एक ऐसी तकनीक जो पिछले कुछ दशकों से चुपचाप गति पकड़ रही है। कंपनी का तर्क स्पष्ट है। हाइड्रोजन ईंधन सेल सी कई तरह के फायदे प्रदान करते हैं, जो आज इलेक्ट्रिक वाहनों की कई समस्याओं का समाधान करते हैं। हाइड्रोजन के साथ न तो चार्जिंग में ज्यादा समय लगता है,
न ही दुर्लभ मृदा धातुओं पर निर्भरता होती है और न ही समय के साथ खराब होने वाली बेकार बैटरियां होती हैं। हाइड्रोजन से चलने वाला वाहन इलेक्ट्रिक वाहन की तरह ही काम करता है, लेकिन बैटरी से बिजली लेने के बजाय यह एक ईंधन सेल का उपयोग करके हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को मिलाकर बिजली पैदा करता है। इस प्रक्रिया का एकमात्र उपोत्पाद जलवाष्प है, जो हाइड्रोजन से चलने वाली कारों को अविश्वसनीय रूप से स्वच्छ बनाता है। हाइड्रोजन ईंधन की सरलता इसे गैसोलीन और बिजली दोनों का एक आकर्षक विकल्प बनाती है और यह टिकाऊ परिवहन की ओर बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। होंडा द्वारा हाइड्रोजन पर ध्यान केंद्रित करने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक इसकी ईंधन भरने की गति है। इलेक्ट्रिक वाहनों के विपरीत, जिन्हें रिचार्ज होने में घंटों लग सकते हैं, हाइड्रोजन कारों को पारंपरिक पेट्रोल से चलने वाली कारों की तरह ही कुछ ही मिनटों में ईंधन भरा जा सकता है। यह उन्हें लंबी दूरी की यात्राओं के लिए और भी सुविधाजनक बनाता है, जहां त्वरित ईंधन भरना जरूरी होता है। दुनिया भर में हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों की बढ़ती संख्या के साथ हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों के लिए बुनियादी ढांचा आकार लेने लगा है, जो व्यापक रूप से अपनाने में आने वाली एक प्रमुख बाधा का समाधान है। हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं का एक और लाभ यह है कि वे अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में लंबी ड्राइविंग रेंज प्रदान करते हैं। एक हाइड्रोजन कार आमतौर पर एक पूर्ण टैंक पर लगभग 300 से 400 मील की दूरी तय कर सकती है, जो एक गैसोलीन वाहन की रेंज के बराबर है। इससे हाइड्रोजन वाहन लंबी यात्राओं के लिए ज्यादा व्यावहारिक हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों की रेंज की चिंता कम हो सकती है। लेकिन हाइड्रोजन पर होंडा का दांव सिर्फ गैसोलीन का एक स्वच्छ विकल्प विकसित करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्वच्छ ऊर्जा और गतिशीलता के पूरे प्रतिमान पर पुनर्विचार करना भी शामिल है। हाइड्रोजन ईंधन सेल एक ऐसे संभावित भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां कारों का पर्यावरणीय प्रभाव लगभग शून्य हो जाएगा और जहां ईंधन भरना उतना ही आसान होगा जितना कि नजदीकी स्टेशन तक गाड़ी चलाकर जाना। हाइड्रोजन में निवेश करने का होंडा का निर्णय कंपनी के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसके तहत वह एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जहां स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन सभी की पहुंच में हो, न कि केवल उन लोगों की जो महंगी इलेक्ट्रिक कारें खरीद सकते हैं या उन लोगों की जो व्यापक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले क्षेत्रों में रहते हैं। होंडा हाइड्रोजन की ओर इसीलिए भी आकर्षित है क्योंकि यह बैटरी उत्पादन से जुड़े पर्यावरणीय और नैतिक मुद्दों से बचता है। हालांकि हाइड्रोजन का निष्कर्षण अपनी चुनौतियों से रहित नहीं है, से पानी, प्राकृतिक गैस और बायोमास सहित विभिन्न स्रोतों से उत्पादित किया जा सकता है और चूंकि हाइड्रोजन को संग्रहित और परिवहन किया जा सकता है, इसलिए इसमें एक बहुमुखी ईंधन स्रोत बनने की क्षमता है जो न केवल कारों बल्कि ट्रकों, बसों और यहां तक कि ट्रेनों को भी ऊर्जा प्रदान कर सकता है। हाइड्रोजन पर ध्यान केंद्रित करके होंडा खुद को स्वच्छ गतिशीलता के अगले चरण में एक अग्रणी के रूप में स्थापित कर रही है, जो वर्तमान इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक की सीमाओं से परे है। लेकिन स्वच्छ गतिशीलता के भविष्य के रूप में हाइड्रोजन के बारे में होंडा का दृष्टिकोण चुनौतियों से रहित नहीं है। ये चुनौतियां क्या हैं, यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों के साथ होंडा की चुनौतियां। जैसा कि इस वीडियो में पहले बताया गया था, 2015 में होंडा ने क्लैरिटी एफसीवी पेश की थी, जो एक आकर्षक आधुनिक सेडान थी और मोबिलिटी के भविष्य के लिए कंपनी के विजन का प्रतीक थी। इस वाहन में प्रभावशाली विशेषताएं थीं, जिनमें हाइड्रोजन के एक टैंक पर 360 मील तक की रेंज शामिल थी, जो गैसोलीन से चलने वाली कारों के बराबर है, और यह केवल जल वाष्प उत्सर्जित करता था। क्लैरिटी सिर्फ एक और वैकल्पिक ईंधन वाहन नहीं था, बल्कि यह उस चीज की एक झलक थी जिसे कई लोग स्वच्छ और हरित परिवहन के अगले आयाम के रूप में देखते थे। क्लैरिटी एफसीवी को
लॉन्च करने का होंडा का फैसला एक साहसिक कदम था और वाहन का डिजाइन उस महत्वाकांक्षा का एक बड़ा सबूत था। क्लैरिटी एक भविष्योन्मुखी कार थी जिसमें सुचारू रेखाएं, विशाल इंटीरियर और अत्याधुनिक तकनीक थी। इसे भविष्य की कार के रूप में प्रस्तुत किया गया था, पारंपरिक वाहनों का एक पर्यावरण पर्यावरण अनुकूल विकल्प, बिना किसी प्रदर्शन या आराम से समझौता किए। सभी उद्देश्यों के लिए क्लैरिटी वह सब कुछ थी जो हाइड्रोजन चालित वाहनों ने होने का वादा किया था, जो दुनिया की परिवहन समस्याओं का एक स्वच्छ, कुशल और व्यावहारिक रूप से शून्य उत्सर्जन समाधान था। लेकिन होंडा के लिए हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। इन वादों और अपनी तकनीक की व्यापक प्रशंसा के बावजूद क्लैरिटी अंततः बाजार में अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करने में विफल रही। इस असफलता के कई कारण थे, लेकिन मूलतः समस्या वाहन में नहीं थी। क्लैरिटी में सही तकनीक थी, इसकी रेंज अच्छी थी, उत्सर्जन कम था और ईंधन सेल प्रणाली कुशल थी। हालांकि इसमें हाइड्रोजन ईंधन तकनीक में आवश्यक बुनियादी ढांचे और उपभोक्ताओं के विश्वास की कमी थी। क्लैरिटी के साथ होंडा की समस्या इस बात को लेकर नहीं थी कि वाहन तकनीकी रूप से सक्षम है या नहीं, बल्कि इस बात को लेकर थी कि क्या इसे बड़े पैमाने पर व्यवहार्य बनाने के लिए पर्याप्त जनसमर्थन और बुनियादी ढांचा उपलब्ध था। हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशन पहले भी बहुत कम थे और अब भी बहुत कम है, और बुनियादी ढांचे की इस कमी ने हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को अपनाने में एक बड़ी बाधा पैदा कर दी है। ऐसी दुनिया में जहां उपभोक्ता पेट्रोल पंपों की सुविधा और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की बढ़ती उपलब्धता के आदी हो चुके हैं, हाइड्रोजन वाहनों के लिए ईंधन भरने वाले स्टेशनों की कमी ने क्लैरिटी खरीदने के विचार को कम व्यावहारिक बना दिया है। भले ही इसकी रेंज प्रभावशाली हो और पर्यावरण के अनुकूल होने का प्रमाण भी हो, होंडा के हाइड्रोजन के सफर में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों में ईंधन भरने के लिए बुनियादी ढांचे का अभाव है। हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन पेट्रोल पंपों जितने सर्वव्यापी नहीं है और उनकी उपलब्धता अभी भी चुनिंदा क्षेत्रों तक ही सीमित है। नतीजतन हाइड्रोजन से चलने वाली कारें ज्यादातर उन क्षेत्रों तक ही सीमित हैं जहां ईंधन भरने का नेटवर्क अपेक्षाकृत अच्छी तरह से स्थापित है, जैसे कि कैलिफोर्निया, जापान और कुछ यूरोपीय देश। जिन जगहों पर हाइड्रोजन स्टेशन कम है, वहां ड्राइवरों के सामने ईंधन भरने वाला स्टेशन ढूंढने का मुश्किल काम होता है और कभी-कभी इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वह स्टेशन पहुंच में होगा। यह समस्या इस तथ्य से और भी जटिल हो जाती है कि हाइड्रोजन स्टेशनों का निर्माण और रखरखाव महंगा होता है। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के विपरीत, जिन्हें स्थापित करना अपेक्षाकृत सस्ता होता है और जिन्हें कई जगहों पर स्थापित किया जा सकता है। हाइड्रोजन स्टेशनों के लिए विशेष उपकरणों और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, जिससे उनका विस्तार एक महंगी और धीमी प्रक्रिया बन जाती है। हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों के लिए होंडा का दृष्टिकोण हमेशा एक मजबूत वैश्विक हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले नेटवर्क के विचार पर आधारित रहा है, जो हाइड्रोजन कार के मालिक होने और उसे चलाने को पारंपरिक वाहन में ईंधन भरने जितना ही सुविधाजनक बना सके। हालांकि हाइड्रोजन के बुनियादी ढांचे में व्यापक निवेश के बिना होंडा के प्रयास कुछ प्रमुख क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, जहां ईंधन भरने वाले स्टेशनों की संख्या इतनी कम है कि हाइड्रोजन कारें अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए एक व्यावहारिक विकल्प नहीं बन पाती। बुनियादी ढांचे की यह कमी शायद हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को अपनाने में सबसे बड़ी बाधा है। होंडा के लिए इस चुनौती से पार पाने के लिए न केवल तकनीकी नवाचार की आवश्यकता है, बल्कि आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए सरकारों, ऊर्जा कंपनियों और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी की भी आवश्यकता है। हालांकि हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन चुनिंदा स्थानों पर दिखाई देने लगे हैं, लेकिन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशनों के वैश्विक नेटवर्क का रास्ता अभी भी लंबा है।
और इसके बिना हाइड्रोजन से चलने वाली कारों को व्यापक रूप से अपनाया जाना संभव नहीं है। हाइड्रोजन ईंधन भरने के बुनियादी ढांचे की भौतिक सीमाओं से परे होंडा के सामने एक और बड़ी चुनौती है हाइड्रोजन ईंधन के बारे में लोगों की धारणा को बदलना। इलेक्ट्रिक वाहनों के विपरीत, जिन्हें सरकारी प्रोत्साहनों, पर्यावरण संरक्षण और मशहूर हस्तियों के समर्थन से लाभ मिला है, हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को उतना समर्थन और प्रचार पाने में संघर्ष करना पड़ा है। बात यहीं खत्म नहीं होती। इलेक्ट्रिक वाहनों के उदय को वाहन निर्माताओं और सरकारों दोनों के समन्वित प्रयासों का समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक के विकास और आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भारी निवेश किया है। इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य का प्रतीक बन गए हैं, क्योंकि उनकी मूक मोटरें और पर्यावरण कुकुसुपुम्नी अनुकूल साख जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप हैं। इसके विपरीत, हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन इलेक्ट्रिक वाहन आंदोलन के आगे काफी हद तक हाशिए पर ही रहे हैं। इस विसंगति का एक प्रमुख कारण हाइड्रोजन ईंधन के बारे में उपभोक्ताओं की शिक्षा का अभाव है। बहुत से लोग यह समझ ही नहीं पाते कि हाइड्रोजन ईंधन स्रोत के रूप में कैसे काम करता है, या इसे गैसोलीन और बिजली का एक व्यवहार्य विकल्प क्यों माना जाता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल दशकों से मौजूद हैं, लेकिन यह हमेशा से एक विशिष्ट तकनीक रही है जो प्रायोगिक परियोजनाओं या क्लैरिटी जैसी विशेष वाहनों के लिए आरक्षित रही है। ईंधन स्रोत के रूप में हाइड्रोजन के लाभों के बारे में जनता की जागरूकता सीमित है, और जब तक इसमें बदलाव नहीं आता, उपभोक्ता हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को अपनाने में हिचकिचाएंगे। इसके अलावा यह तथ्य कि हाइड्रोजन ईंधन सेल अभी तक उपभोक्ता वाहनों में व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है, आम लोगों के लिए इस तकनीक का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना मुश्किल बनाता है। तुलनात्मक रूप से इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से आम होते जा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा चालक इलेक्ट्रिक वाहनों का परीक्षण कर पा रहे हैं या उनके मालिक भी बन रहे हैं। इस प्रत्यक्ष अनुभव के बिना जनता हाइड्रोजन से चलने वाली कारों की मुख्यधारा के समाधान के रूप में व्यवहार्यता को लेकर संशय में रहती है। इलेक्ट्रिक वाहनों की सफलता में सरकारी नीतियों की भी अहम भूमिका रही है। कई देश इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं और उत्सर्जन में कमी के महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर रहे हैं। होंडा के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को सरकारों से उतना ध्यान नहीं मिला है, खासकर उन देशों में जहां इलेक्ट्रिक वाहन पहले से ही बाजार में छाए हुए हैं। हालांकि कुछ सरकारों, खासकर जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में, ने हाइड्रोजन ईंधन सेलों की क्षमता को पहचाना है और हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना शुरू कर दिया है, लेकिन वैश्विक ध्यान इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही केंद्रित है। कई मामलों में हाइड्रोजन वाहनों के लिए सरकारी प्रोत्साहन सीमित है, और नीतिगत समर्थन की कमी ने हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक के विकास में और बाधा डाली है। मजबूत सरकारी समर्थन के बिना होंडा और अन्य निर्माताओं को हाइड्रोजन वाहन विकसित करने और आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाने का खर्च खुद ही उठाना पड़ता है। संक्षेप में, क्लैरिटी एफसीवी ने यह तो दिखा दिया कि होंडा ने एक हाइड्रोजन चालित कार सफलतापूर्वक बना ली है, जो पारंपरिक गैसोलीन चालित और इलेक्ट्रिक वाहनों के मुकाबले अपनी जगह बना सकती है, लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण यह कार बड़े पैमाने पर बाजार में नहीं पहुंच पाई। इसमें कोई शक नहीं कि होंडा नवाचार में माहिर है, जैसा कि कंपनी के हाइड्रोजन के इस्तेमाल से जाहिर होता है। लेकिन भविष्य के इंजनों के लिए कंपनी की क्या योजनाएं हैं, जानने के लिए बने रहें। अभिनव इंजनों के लिए होंडा की भविष्य की योजनाएं। होंडा कभी भी केवल यथास्थिति बनाए रखने से संतुष्ट नहीं रही है। इसके बजाय कंपनी ने लगातार नई राहें तलाशने की कोशिश की है, अभूतपूर्व तकनीकों और इंजीनियरिंग समाधानों को पेश किया है, जिन्होंने न केवल उद्योग को बदल दिया है, बल्कि यह भी परिभाषित किया है कि उपभोक्ता अपने वाहनों से
क्या उम्मीद कर सकते हैं? भविष्य में इंजन तकनीक के भविष्य के लिए होंडा की महत्वाकांक्षाएं भी कम महत्वाकांक्षी नहीं हैं। अभिनव समाधानों के लिए कंपनी की निरंतर खोज एक स्पष्ट दृष्टिकोण से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य ऐसे इंजन बनाना है जो न केवल अधिक शक्तिशाली और कुशल हों, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अधिक अनुकूल हों। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ रही है और दुनिया भर की सरकारें सख्त उत्सर्जन नियमों को लागू कर रही हैं, होंडा ऐसे इंजन विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम से कम करें और साथ ही उस प्रदर्शन और विश्वसनीयता को बनाए रखें जिसके लिए कंपनी जानी जाती है। इस दृष्टिकोण ने होंडा की रणनीतियों को आकार दिया है और आने वाले वर्षों में कंपनी की दिशा निर्धारित करता रहेगा। आंतरिक दहन इंजनों को पूरी तरह से त्यागने के बजाय होंडा अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ साथ हाइब्रिड और हाइड्रोजन चालित इंजन विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। होंडा की भविष्य की योजनाओं में क्लैरिटी हाइब्रिड और लोकप्रिय इनसाइट सेडान की सफलता को आगे बढ़ाते हुए अपने हाइब्रिड इंजन लाइनअप का विस्तार करना शामिल है। हाइब्रिड इंजन जो पारंपरिक आंतरिक दहन इंजनों को इलेक्ट्रिक मोटरों के साथ जोड़ते हैं, शक्ति ईंधन दक्षता और कम उत्सर्जन के बीच संतुलन प्रदान करते हैं। होंडा के इंजीनियर ईंधन की बचत बढ़ाने, उत्सर्जन को और कम करने और उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलाव को यथासंभव सुगम बनाने के लिए हाइब्रिड तकनीकों को और बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। और भी बहुत कुछ है। हाइब्रिड के अलावा होंडा हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक में भी भारी निवेश कर रही है। हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन शून्य उत्सर्जन करते हैं और केवल जलवाष्प ही उपोत्पाद के रूप में कार्य करते हैं, जो उन्हें उपलब्ध सबसे पर्यावरण अनुकूल इंजन तकनीकों में से एक बनाता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल विकास के प्रति होंडा की प्रतिबद्धता उसके क्लैरिटी ईंधन सेल वाहन के लॉन्च से स्पष्ट होती है, जो प्रभावशाली रेंज और प्रदर्शन का दावा करता है। हालांकि हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन पर्यावरणीय लाभ तो प्रदान करते हैं, लेकिन उन्हें बुनियादी ढांचे और जनधारणा से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि पिछले लेखों में चर्चा की गई है। फिर भी हाइड्रोजन से चलने वाले इंजनों पर होंडा का निरंतर ध्यान कंपनी के इस विश्वास को दर्शाता है कि स्वच्छ परिवहन के भविष्य में ईंधन सेल एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों की ओर बदलाव एक निर्विवाद प्रवृत्ति है, होंडा ने अभी तक आंतरिक दहन इंजन, जिसे आईसीई भी कहा जाता है, को नहीं छोड़ा है। इसके बजाय कंपनी अपने आईसीई को यथासंभव स्वच्छ और कुशल बनाने पर केंद्रित है। होंडा अगली पीढ़ी के ऐसे इंजनों पर सक्रिय रूप से काम कर रही है जो प्रदर्शन या ड्राइविंग के आनंद से समझौता किए बिना लगातार कड़े होते उत्सर्जन नियमों का पालन करेंगे या उनसे आगे निकल जाएंगे। होंडा जिन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, उनमें से एक है अपने आंतरिक दहन इंजनों की ईंधन दक्षता और उत्सर्जन में सुधार करना। कंपनी ने अपनी अर्थ ड्रीम्स तकनीक के विकास के साथ इस क्षेत्र में पहले ही बड़ी प्रगति कर ली है, जिसे होंडा के कई नए मॉडलों में लागू किया गया है। अर्थ ड्रीम्स इंजन ईंधन की बचत बढ़ाने और उत्सर्जन कम करने के लिए टर्बोचार्जिंग, डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन एंड वेरिएबल वाल्व टाइमिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हैं। साथ ही होंडा की प्रसिद्ध परफॉर्मेंस और विश्वसनीयता को भी बनाए रखते हैं। होंडा अपने आंतरिक दहन इंजनों को और भी अधिक स्वच्छ बनाने के नए तरीके भी तलाश रही है। कंपनी ने एक अनोखा वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो इंजन विकसित किया है, जो ड्राइविंग परिस्थितियों के अनुसार इंजन के कंप्रेशन रेशियो को समायोजित करता है। यह तकनीक इंजन को व्यापक परिस्थितियों में अधिक कुशलता से संचालित करने में सक्षम बनाती है, जिससे ईंधन की बचत और प्रदर्शन दोनों में सुधार होता है। परिवर्तनशील संपीड़न अनुपात वाले इस इंजन में
CO2 उत्सर्जन को काफी कम करने और ईंधन दक्षता बढ़ाने की क्षमता है, जो इसे स्वच्छ आंतरिक दहन इंजनों के लिए होंडा की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। होंडा अपने आंतरिक दहन इंजनों के पर्यावरणीय प्रभाव को और कम करने के लिए जैव ईंधन और सिंथेटिक ईंधन जैसे वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग पर भी विचार कर रही है। जैव ईंधन, जो पौधों और शैवाल जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बनते हैं, पारंपरिक गैसोलीन और डीजल ईंधन का एक अधिक टिकाऊ विकल्प प्रदान करते हैं। रासायनिक प्रक्रियाओं से प्राप्त सिंथेटिक ईंधन भी नवीकरणीय स्रोतों से बनाए जा सकते हैं और बिना किसी बड़े बदलाव के मौजूदा आंतरिक दहन इंजनों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन वैकल्पिक ईंधनों पर चलने वाले इंजन विकसित करके होंडा का लक्ष्य जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करना और अपने वाहनों के पर्यावरणीय प्रभाव को और कम करना है। होंडा भविष्य की ओर देखते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI और स्मार्ट तकनीकों का एकीकरण उसके अभिनव इंजनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। होंडा ने इंजन के प्रदर्शन, ईंधन दक्षता और उत्सर्जन को बेहतर बनाने के लिए AI के उपयोग की संभावनाओं पर विचार करना शुरू कर दिया है। इंजन में लगे सेंसरों से प्राप्त विशाल डेटा को AI के माध्यम से देखकर होंडा ऐसे एल्गोरिदम विकसित कर सकता है जो इंजन के संचालन में वास्तविक समय में समायोजन कर सकें, जिससे उत्सर्जन कम करते हुए प्रदर्शन और ईंधन की बचत में सुधार हो सके। AI होंडा के समग्र ड्राइविंग अनुभव को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणालियां, जिन्हें आमतौर पर ADS कहा जाता है, ब्रेकिंग, स्टीयरिंग और नेविगेशन जैसे कार्यों में सहायता के लिए AI पर निर्भर करती हैं, वाहनों में तेजी से आम होती जा रही हैं। भविष्य में ये प्रणालियां होंडा के अभिनव इंजनों के साथ मिलकर काम कर सकती हैं, ताकि एक सहज और अधिक कुशल ड्राइविंग अनुभव प्रदान किया जा सके। उदाहरण के लिए, AI का उपयोग वास्तविक समय की यातायात स्थितियों, सड़क की सतह और अन्य कारकों के आधार पर इंजन सेटिंग्स को समायोजित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे वाहन के प्रदर्शन और ईंधन दक्षता में और वृद्धि होगी। होंडा हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड तकनीकों के साथ अपने आंतरिक दहन इंजनों के विद्युतीकरण की संभावनाओं का भी पता लगा रही है। हालांकि कई वाहन निर्माताओं के लिए पूर्णतः इलेक्ट्रिक वाहन अंतिम लक्ष्य हैं, लेकिन पारंपरिक आंतरिक दहन इंजनों को इलेक्ट्रिक मोटरों के साथ संयोजित करने वाले हाइब्रिड इंजनों को पूर्णतः विद्युतीकृत भविष्य की ओर एक कदम माना जा रहा है। होंडा के हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड मॉडल पहले से ही लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं और कंपनी के इंजीनियर इन तकनीकों को और भी बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि इन्हें और भी ज्यादा कुशल, पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ताओं के लिए सुलभ बनाया जा सके। जैसे जैसे होंडा भविष्य की ओर बढ़ रही है, उसकी नवीन इंजन तकनीकों की योजनाएं स्थिरता के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता से प्रेरित हैं। कंपनी अपने वाहनों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के महत्व को समझती है और ऐसी तकनीकों में निवेश कर रही है जो इसे संभव बनाने में मदद करेंगी। हाइब्रिड और हाइड्रोजन चालित इंजनों से लेकर अगली पीढ़ी के आंतरिक दहन इंजनों और स्मार्ट तकनीकों तक, होंडा ऐसे इंजन बनाने पर केंद्रित है जो न केवल अधिक शक्तिशाली और कुशल हों, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अधिक अनुकूल हों। ऑटोमोटिव उद्योग के निरंतर विकास के साथ होंडा नवीन इंजन तकनीकों के विकास में अग्रणी बने रहने के लिए प्रतिबद्ध है। बदलती बाजार मांगों, उपभोक्ता प्राथमिकताओं और पर्यावरणीय नियमों के अनुकूल ढलने की कंपनी की क्षमता आने वाले वर्षों में इसकी सफलता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नई तकनीकों को अपनाकर, स्थायित्व पर ध्यान केंद्रित करके और अपने मूल मूल्यों को कभी न भूलते हुए होंडा आने वाले वर्षों में इंजन नवाचार में अग्रणी बने रहने के लिए पूरी तरह तैयार है। अंततः नवीन इंजनों के लिए होंडा की भविष्य की योजनाएं कंपनी की प्रगति के प्रति निरंतर प्रयास और भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, अधिक टिकाऊ दुनिया बनाने की
उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जीवाई शांति की चाहे हाइब्रिड पावर ट्रेन, हाइड्रोजन ईंधन सेल या अगली पीढ़ी के आंतरिक दहन इंजन के विकास के माध्यम से होंडा ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की दुनिया में संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके वाहन आने वाले वर्षों में नवाचार में सबसे आगे रहें। तो क्या आपको लगता है कि इस नए इंजन के साथ होंडा ऑटोमोबाइल के अगले युग में सबसे आगे है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपनी स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो पर क्लिक करें, आपको पसंद आएगा।